ओके, तो हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और 21-22 बैच के लिए देखो, रेक्टिलिनियर मोशन जो है चैप्टर तो वैसे ज़्यादातर जगह पे पढ़ाते नहीं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में हम लोग इसको ले लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के बाद फिर होगा हमारा ये रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इस पे जेई में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे। और इनका अप्लीकेशन जो है दूसरे चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, जैसे एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें वेलोसिटी ऑफ, आपको वेलोसिटी वगैरह देखा जा सकता है। फोर्स है तो फोर्स से वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ तो तुम्हें वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन में ही पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें आना चाहिए। तो रेक्टिलिनियर मोशन का एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चंस उठा लो, लगभग सभी में मोशन तो होता ही है, और जिन सभी में मोशन होंगे उसमें रेक्टिलिनियर मोशन तो रहेगा। रेक्टिलिनियर मोशन नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर रिलेटिव मोशन। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मैकेनिक्स पार्ट को। मैकेनिक्स पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स ब्रांच में दो तरह के चीज़ हो जाता है, एक तो स्टैटिक्स हो जाता है और एक हो जाता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करना और एक डायनेमिक्स के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक्स मतलब कि हम लोग फोर्सेस का स्टडी करना चाहते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब ही हो गया, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। और डायनेमिक्स का मतलब इन मोशन। हम लोग फोर्सेस, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट बॉडी पे हम लोग फोर्सेस का स्टडी करेंगे कब? जब ये मोशन में होगा। तो मोशन में अगर होगा तो दो अलग अलग चीज़ें आ जाती है, वेलोसिटी की बात है, एक फोर्स की बात है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक हो गया काइनेमेटिक्स और एक हो गया काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स में क्या हो गया, हमें किस चीज़ की पढ़ाई करनी है? हमें इसमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? वेलोसिटीज के बारे में जानना पड़ेगा, इसके बारे में टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके बारे में जानना पड़ेगा। और कॉज क्या है, कौन इसको इफेक्ट दे रहा है, इसके बारे में हमें नहीं जानना है। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये कौन से पार्ट में आएगा? काइनेमेटिक्स में आएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ वेलोसिटी या फिर स्टडी ऑफ मोशन, ऐसे लिखना था, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट गोइंग इनटू इफेक्ट, इट्स इफेक्ट। क्या कॉज है उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे काइनेटिक्स में? कॉज के बारे में, कि कौन इसको मोशन करा रहा है, लाइक फोर्स, टॉर्क, कौन इसको रोटेशन करा रहा है। तो मेनली हम लोग इसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जब बॉडी मोशन में हो। तो बॉडी इज इन मोशन, तो ये तो कंपलसरी पार्ट है। बॉडी किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए। खैर, ये चीज़ थोड़ी सी थ्योरी वाली बात हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रखना, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स पार्ट अभी हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, आई थिंक ये चीज़ें तुम्हें पहले से थोड़ा पता होगा। कोई भी एक एब्सोल्यूट मोशन करके या फिर एब्सोल्यूट
ऑब्जेक्ट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट करके कोई स्टेटमेंट नहीं है, फिर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जो कि रेस्ट पे कहा जा सके नहीं है, ठीक है। और अगर होगा भी तो हमें वो पॉइंट पता नहीं है, हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। एवरीथिंग इज इन रिलेटिव मोशन, सभी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट वाला फंडा बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और उसी तरीके एब्सोल्यूट मोशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फिर मान लो कि ये बाइक है और ये बाइक पे आदमी चल करके जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये मोशन में है। और ऐसा हमने क्यों बोला कि मोशन में, क्योंकि हमारी आदत है ऑलवेज हम लोग ग्राउंड पे बैठ करके चीज़ों को देखते हैं। तो इस बाइक को देखा और बोला कि हाँ ये मोशन में है। लेकिन अगर कोई एक बस है जो कि सेम वेलोसिटी से जा रहा है आगे की डायरेक्शन में, लेट्स से ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और ये भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसके ऊपर पर्सन है, तो ये इसको देखेगा, बोलेगा, क्या बोलेगा, स्टेशनरी है, मेरे रेस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर चेंज होने के कारण से रेस्ट और मोशन का जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जर्वर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर को सबसे ऊपर रखते हैं। जो ऑब्जर्वर देखेगा वो बोलेगा, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमेशा ऑब्जर्वर को चेक किया करो। चेक ऑब्जर्वर। कोई सा भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेंस का हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का हो, ऑलवेज द ऑब्जर्वर इज इम्पॉर्टेंट। और जो ऑब्जर्वर का आँख है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमेशा नोटिस करना है तुम्हें। हर एक स्टेटमेंट में तुम्हें पढ़ करके निकालना है ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी दी गई है, इस चीज़ को देखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। रेक्टिलिनियर मोशन अगर हमने बोला है तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर किसी को लग रहा हो कि हाँ बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग स्पीड में भी निकाल सकते हैं। किसी को लग रहा है कि ऐसा, अरे कुछ तो बोल दिया करो। No, sir. ओके, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा भी अभी आज तक मोशन देखेंगे, अभी हम लोग जो देखेंगे ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ओनली द पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ये पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा, तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। या फिर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी स्ट्रेट लाइन, बराबर। मतलब कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक ही चेंज हो रहा है, एक्स या तो फिर वाई। अब तुम मुझे बताओ, लेट से कोई पार्टिकल है जो कि ऐसा मोशन कर रहा है जिसमें कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, क्या इसे मैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलूँगा? क्या ये वन No, डायमेंशनल, sir. क्या ये वन No, डायमेंशनल sir. मोशन No, है? sir. No, sir. No. और आंसर है यस, कि ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। दिस इज ट्रू। कैसे, डेफिनेशन क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो तुमने स्ट्रेट लाइन को ध्यान से नहीं देखा। एक्सिस इज व्हाट, एक्सिस इज आवर प्रेफरेंस, वी कैन रोटेट इट, वी कैन मोल्ड इट, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं एक्सिस के साथ। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्सिस को ऐसे रख दिया। एक्सिस मेरे हाथ में है ना, बराबर, समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखो सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन वही एक्सिस को मैं अगर रोटेट कर दिया हूँ तो अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिख रहा है जिसमें कि एक्स और वाई वेरी कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज वन डायमेंशनल मोशन।
समझ में आया क्या? तो डायमेंशन को समझते हैं। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं, ये वन डायमेंशन मोशन क्यों है? Yes, sir. समझ में आया ना, रेक्टिलिनियर यस सर। मोशन, हाँ इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। Sure. डायमेंशन को समझते हैं। डायमेंशन होता क्या चीज़ है? अगर मुझे एक लाइन बनाना है तो ये एक सिंगल डायमेंशन कहलाता है, और उस लाइन को बनाने के लिए वन एक्सिस की ज़रूरत है, सिंगल एक्सिस की ज़रूरत है, और इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं डायमेंशन। तो हो गया वन डायमेंशन। अब अगर मुझे लाइन नहीं चाहिए, मुझे एक एरिया चाहिए, शीट को रिप्रेजेंट करना है, एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डायमेंशन चाहिए होता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करना था। लेकिन जैसे ही हम लोग एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें दो डायमेंशन चाहिए, मतलब कि दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और दो एक्सिस आ गया तो ये आ गया टू डायमेंशन, टू डायमेंशन आ गया। और अब हम लोग आराम से एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक शीट है तो इतना सा एरिया। लेकिन वन डायमेंशन के हेल्प से कभी भी हम लोग एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें एक और डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी। लेट्स से अब हम मुझे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, और स्पेस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें थ्री डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वन, टू, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीन एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम लोग आराम से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से डायमेंशन से हमें पता चलता है कि अगर वन डायमेंशन है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, और अगर टू डायमेंशन है तो दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। और यहाँ पे अगर तुम थ्री डायमेंशन में हो तो तीन पॉइंट्स की ज़रूरत है, तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रिटी मच एक ऐसा मेथड है जिससे मैं किसी भी लोकेशन को डिनोट कर सकता हूँ। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ को मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सिस में डिवाइड कर दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ पे हम लोग किस में डिवाइड करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एरिया को हम लोगों ने डिवाइड किया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो मैं इस कोऑर्डिनेट को आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जिसको हम लोग जीपीएस बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मोबाइल में यूज़ करते हो ना? हेलो। Yes, sir. यस सर। कभी कभी तो मुझे यस डाउट सर। लगता है कहीं मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया कुछ नहीं बोलते हो। तो उसमें कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिखते होंगे, दिस एंड दिस। और अब अगर हम लोग अर्थ से थोड़ा हाइट पे जा रहे हैं तो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं, जिसमें कि जेड एक्सिस काम आने लग जाता है। तो एल्टीट्यूड भी तुम्हें मिलता होगा। तो स्पेस में कोई सा भी लोकेशन हो, हम लोग उस कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से वर्क करता है कि मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बताया। ठीक है, तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होता है? पोजीशन बताओ क्या होता है? हम्म, ये किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल का। इट गिव्स अस द लोकेशन, कि वो कहाँ पे है, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में, किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी। जैसे कि मैं अगर इसको ओरिजिन बोल दूं, तो पहले मेरा ओरिजिन डिफाइंड होना चाहिए, तभी मैं पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास स्केल में कहीं पे भी जीरो मिलेगा ही नहीं, तो तुम 5 मीटर का डिस्टेंस कैसे काउंट करो? तुमने पहले जीरो को डिफाइन किया। सो दिस इज आवर रेफरेंस,
उसी तरीके से हमें पहले एक रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा, डेट इज ऑरिजिन, और ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में जो भी लोकेशन है पॉइंट ए, ये इसका पोजीशन है, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर. सो दिस ओ ए इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर. वेक्टर, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी चीज़ है. तो पोजीशन हम लोग कोऑर्डिनेट से भी बता सकते हैं, एक्स कॉमा और वाई से, या फिर पोजीशन हम लोग दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, एंगल वगैरह के फॉर्मेट में होता है. ठीक है, ये हो गया पोजीशन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता Shortest distance between 2 points. Position. है? तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. मान लो कोई पर्सन है जो कि पॉइंट ए पे था और वो पॉइंट बी पे जाना चाहता है. वो कैसे गया? ऐसे करके गया, ये इस तरीके से गया, मूव करते हुए, चलते हुए. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. और जब मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, वही होता है. ठीक है, सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन, क्योंकि ये इनिशियल लोकेशन था और ये फाइनल लोकेशन है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई रास्ता होना ही चाहिए तभी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बीच में एक रास्ता है भी या नहीं, लेकिन ऑलवेज ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही होगा. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. बताओ डिस्टेंस. The total length traveled by an object. बिल्कुल सही. तो जो भी लेंथ ट्रैवल करेगा, जैसे कि ये वाला लेंथ ट्रैवल हुआ है, एक्चुअल में ये ट्रैवल हुआ है, सो दिस विल बी द डिस्टेंस. ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल, वॉट एवर द इंग्लिश. सो डिस्टेंस ये हमारा हो गया टोटल लेंथ ट्रैवल. तो काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. लगभग सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बहुत जगह पे ऐसे ही क्वेश्चन कराते हैं. ये जो डिस्टेंस है गिवन है 2r, 3r, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r. तो कोई पार्टिकल है जो कि a से चला और चलते चलते b पे पहुंचा. ठीक है, इस तरीके से गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, फाइनली इस तरीके से आ गया. तो इसके लिए तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. आंसर बताओ. Sir, displacement 9 आ रहे हैं. ओके, और तो कैसा था? क्या बोल रहे हो? वो डिस्टेंस का पाथ बता सकते हो? वो पार्टिकल ने कैसे ट्रैवल किया? एरो, एरो दिख रहा है? यस सर. हाँ, जैसे जैसे एरो जा रहा है वैसे वैसे वो पाथ को ट्रेवल कर रहा है. ओके सर. 7r plus 3 pi r. 7r plus 3 pi r. 7r plus 6 pi r. 7r plus 6 pi r.
नहीं 3 पाई आर ही है बराबर। 3 पाई आर। ओके, 7r plus 3 pi r. 7 प्लस 3 yes sir 7r plus 3 pi r. ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बस इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट कर लो। ये हो जाएगा 2r और ये कितना हो जाएगा 2r, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, 9r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ये 2r प्लस ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन हमें आधा है तो ये सिर्फ पाई आर होगा। पाई आर प्लस ये कितना 3r प्लस 2 पाई आर, 2 जिसमें से सिर्फ पाई आर लिखेंगे और r का वैल्यू 2r है तो इसलिए 2 पाई आर हो जाएगा। तो कितना आ गया ये, और एक ये वाला डिस्टेंस विच इज 2r, तो ये आ गया 2, ये हो गया तुम्हारा 5 7r प्लस 3 पाई आर, ये आंसर आ गया। तो काफ़ी सिंपल था, कुछ खास इसमें है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम लोग रिलेटिव मोशन में करेंगे, वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो इसमें तो 3 चीज़ आते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी पहले वेलोसिटी होता है और स्पीड होता है। और वेलोसिटी में 2 चीज़ें आते हैं, स्पीड में भी 2 चीज़ें आते हैं। वेलोसिटी में एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। सेम वे में यहाँ पे भी होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। अब दोनों का मतलब समझना। पहले वेलोसिटी के देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, है ना। और अब इसमें डेफिनेशन में चेंज आते हैं जब हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं और जब स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और वेलोसिटी जो है वो रिलेटेड होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है तो इसको हम लोग डी एक्स बाय डी टी बोलेंगे, वेर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इस फॉर्मूले को याद रखना है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा एक्स होता है वो होता है डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन।
डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो प्रिटी मच इसमें क्लियर हो चुका होगा चीज़ें, हर एक का मतलब और कौन सा चीज़ से क्या मिलेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आता ही होगा तुम लोग को अच्छे तरीके से, इसमें तो कुछ डाउट है नहीं। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हम लोग आगे अभी यूज़ करेंगे। तो x अगर हमारा डिस्टेंस हो तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। बराबर है क्या। वेलोसिटी जो है उसमें दो चीज़ें होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक तुम वेलोसिटी नहीं बोल सकते हो, और मैग्नीट्यूड तो ऑफकोर्स रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, नल हो जाएगा। तो ये है हमारा वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन। वेलोसिटी अगर कभी बोल रहा है कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें इसमें दोनों चीज़ को देखना है। क्या क्या चीज़ को, डेट आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है क्या। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है। अब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। सो दिस इज स्पीड, इसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड का डेफिनेशन हमारा ये रहेगा, और इसी तरीके से ही निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो किसी भी पाथ के लिए क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कुछ रिलेशन बताया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी मैं अगर बोल रहा हूँ कि इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, क्या ये सही है या गलत है। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। Sir, सर आई second गेस नीचे वाला is true. स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को चूज करने के लिए पहले मुझे ये देखना होगा एवरेज स्पीड ज्यादा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सबसे ज्यादा कौन होता है। डिस्टेंस। डिस्टेंस। Distance is greater than equal to displacement. डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। और अगर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहा तो क्या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगा और फर्स्ट फॉल्स होगा। टाइम तो उतना ही लगना है। अगर एक स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हो गया सेम। लेकिन लेट से कि वो इस जगह से चला ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहुंचा, तो ये वाला कहलाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसने किया है ट्रेवल ज़्यादा, टाइम सेम लगा है। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट के चलने वाला टाइम लेंगे, नहीं, हमें बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेना है। और इसमें चलने में लेट से कि अगर 5 सेकंड लगा है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर डी आया है तो डी डिवाइड बाय 5 सेकंड करेंगे, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम सेम रहने वाला है, बस लेंथ चेंज होने वाला है। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जो एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा पहले डायरेक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। इसके पास भी डायरेक्शन है और इसके पास भी डायरेक्शन है।
तो इन दोनों का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे? लेट से कोई पाथ है, ये इस तरीके से जा रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। पार्टिकल पहले इस जगह पे था और वो इस जगह पे पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया। तो इसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे एक वेक्टर देना पड़ेगा, अगर क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ए बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऐसा डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते हैं, वो किधर जाएगा? बताओ, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगा? ऑफ कोर्स, अगर कोई पार्टिकल इस जगह पे चलते हुए जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए पे अगर वो चलते हुए आगे जा रहा था तो इस पॉइंट ए पे मुझे बस टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत है, और ये इस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी बताता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, सो दिस विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे अगर है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया क्या सबको? काफी इजी चीज है, कुछ यस सर। बहुत ज्यादा टेक वाला चीज नहीं है सब। ओके, तो कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम्म, चलो ठीक है, लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट सी जाता है। पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी in 5 seconds. Then find average velocity and average speed. और ये जो डिस्टेंस दिया गया है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर एंड 5 मीटर। बताओ, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। Average velocity 1. Average speed is 3.
कर लिएगा सभी ने? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी से हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, डेट इज 5, और टाइम लगा है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एवरेज अगर स्पीड देखेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गया? 15, टाइम लगा है 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, ये ए से बी है, और कोई भी पार्टिकल जो है ए से बी जाता है, लेकिन वो आधा डिस्टेंस जो है, हाफ डिस्टेंस, टोटल का हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से मूव करता है, और रिमेनिंग डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस moved with v1 and remaining with v2, then find average velocity and average speed। फाइंड आउट करो, सॉल्व करो इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो मेनली काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक जगह पे कराया जाता है, तो मैं लास्ट ईयर ये भी कराया ही गया होगा। तो देखो क्या करना है इसमें। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ऐसा, और उसने आधा जो डिस्टेंस है किससे ट्रेवल किया है? v1 से, तो लेट से t1 टाइम लगा, और आधा डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया? v2 से, तो लेट से t2 टाइम लगा। और जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो दोनों क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम आने वाला है। तो मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल? s किया, और टाइम कितना लगा है? t1 प्लस t2, इतना टाइम लगा। और t1 टाइम को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? s इज इक्वल्स टू होता है vt, तो पहले वाले पार्ट के लिए लगाया मैंने s इज इक्वल्स टू vt, तो s कितना है? s/2, v कितना है? v1, और ये t1, सो इधर से t1 आ गया, इट इज s/2 v1 प्लस s/2 v2। सिमिलरली s कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है 1/5 of the total distance with v1 and 2/5 of the total distance with v2 and remaining with v3, then find average velocity। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उसी के लिए फाइंड आउट करना है। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं।
इस जगह से इस जगह तक इसको जाना है। और पहला जो है 1/5 पार्ट उसने v1 से ट्रैवल किया है, और फिर 2/5 उसने v2 से ट्रैवल किया, और रिमेनिंग बचेगा कितना, और 2/5 बचेगा। सो दिस लास्ट पार्ट इज ऑल्सो 2/5, और इसको v3 से ट्रैवल किया। v एवरेज निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक में बस इतना करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे डेनोमीटर को मल्टीप्लाई करना है। 1/5v1 प्लस 2 डिवाइड बाय 5v2 प्लस 2 डिवाइड बाय 5v3। बस ये आंसर आ गया, और इसको ऐड वैड करके जो भी चीज़ है लिख दो। 5v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय, और एलसीएम वगैरह लेना है हमें, जिस तरीके से ले सकते हैं ले लो। 2/5 है ना, तो कितना आ जाएगा नीचे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा v2 v3, और ये आएगा 2 v1 v3 प्लस 2 v1 v2, ये आएगा आंसर। ठीक है, अब देखो इसको किया कैसे, वही काम करना पड़ेगा, डेट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन एस अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो पहले वाले में कितना टाइम लगेगा, s इज इक्वल्स टू vt लिखो, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, s/5 इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी। सो t1 विल बी इक्वल्स टू s डिवाइड बाय 5 v1, t2 कितना हो जाएगा, सॉरी 2s/5 v2 एंड 2s/5 v3। तो यहाँ से s s s वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, लेकिन इस बार अपने टोटल जर्नी का आधा टाइम, हाफ ऑफ द टोटल टाइम ट्रेवल किया v1 से, एंड रिमेनिंग टाइम विथ v2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, निकाल सकते हैं, फटाफट निकालो। तो आधे टाइम के लिए ना, लेट से मान लेते हैं कि पूरा टाइम जो है वो t है, तो ये t/2 टाइम के लिए उसने v1 से मूव किया, और आधे नेक्स्ट t/2 टाइम के लिए उसने v2 से मूव किया। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, डेट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s इज इक्वल्स टू vt, s1 प्लस ऑफ s2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2, डेट इज टोटल टाइम t, और s इज इक्वल्स टू v2 लगाओ, सो v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइड बाई t। तो क्या आ जाएगा, ये v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो दूसरे क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जा सकते थे कि 1/5 ऑफ द टोटल टाइम उसने v1 से ट्रेवल किया, और 2/5
ऑफ द टोटल टाइम उसने v2 से ट्रेवल किया, और रिमेनिंग जो है उसने v3 से ट्रेवल किया। तो बताओ इस बार एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है कि नहीं? बताओ क्या करना पड़ेगा इस बार के लिए, सेम काम। इसका अगर शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे तो ये 1/5 टाइम, और ये 2/5 टाइम, और ये रिमेनिंग 2/5 टाइम, ये v1 से, ये v2 से, और ये v3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली ऐड कर लो। इन सभी को मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली ऐड कर लो। इस बार डिनोमीटर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2v2 बाय 5 प्लस 2v3 बाय 5। ये आंसर आ जाएगा v1 प्लस 2v2 प्लस 2v3 डिवाइड बाय 5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे के रखता हूँ, करके लेकर के आना। क्वेश्चन ऐसा है, ए पार्टिकल travels half of total distance with v1 and half time of remaining journey with v2 and other half time with v3, then find average velocity। एवरेज वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, बात एक ही है। ये इरोडोव का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और इसे करके लेके आना नेक्स्ट क्लास में, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया है, और बाकी जो आधा डिस्टेंस है उसका आधा टाइम v2 से ट्रेवल किया है, और रिमेनिंग आधा टाइम उसने v3 से ट्रेवल किया है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ये निकाल लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।